Today we are starting a new topic, concept of corporate wheel. Students, wheel का मतलब जो होता है वो पर्दा होता है. लॉ की सेंस में भी इसका यही मीनिंग होता है. उसको हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे से. By the law, company and its shareholder are treated as distinct person. Company alone is liable for all the acts done and the debt incurred by it, and not the directors or shareholders of the company. This principle is known as wheel of incorporation. Students, जो लॉ होता है वो कंपनी को और उसके मेंबर्स को डिफरेंट पर्सन ट्रीट करता है. ऐसे मानते हैं कि दोनों ही अलग अलग पर्सन हैं. कंपनी जो है वो अपने एक्ट्स के लिए खुद लायबल है और वो जो भी डेब्ट इनकर्ड करेगी उसको वो खुद ही पे करेगी. जो मेंबर हैं वो कंपनी के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होते हैं और ना ही कंपनी मेंबर्स के एक्ट के लिए लायबल होगी. इस प्रिंसिपल को जो है व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. लिफ्टिंग का मतलब है हटा देना या उठा देना कॉर्पोरेट व्हील को. Lifting or piercing of corporate wheel is a judicial decision where the rights and liabilities of the company is treated as right and liabilities of the shareholder. Lifting और piercing of corporate wheel का मतलब ये होता है कि जहाँ पे राइट्स और लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी की उन्हें राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ माना जाएगा उसके शेयर होल्डर्स की. यहाँ पे मेंबर्स को और कंपनी को दोनों को सेम पर्सन माना जाएगा. दे बोथ आर कंसिडर्ड एज द सेम पर्सन. ये जुडिशियल डिसीजन होता है, यानी कि ये डिसीजन कोई भी इंडिविजुअल मेंबर खुद नहीं लेता है कि इस केस में कंपनी को और मेंबर्स को सेम माना जाएगा और इस केस में कंपनी और मेंबर को अलग माना जाएगा. बल्कि ये जो डिसीजन होता है वो कोर्ट लेता है. कोर्ट बताता है कि कौन से केसेस में कंपनी और मेंबर को सेम माना जाएगा और कौन से केस में दोनों को अलग माना जाएगा. यूजुअली कंपनी एंड its शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज सेपरेट पर्सन. ज़्यादातर तो ये देखा जाता है कि कंपनी और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग पर्सन हैं. बट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन वेयर कोर्ट डिसाइडेड नेसेसरी, कंपनी एंड its शेयर होल्डर आर ट्रीटेड एज सेम पर्सन बाय लिफ्टिंग द व्हील ऑफ सेपरेशन. कोर्ट ये डिसाइड करता है एक्सेप्शनल सिचुएशन में. कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पे कोर्ट ये डिसाइड करता है और उसको लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है, जहाँ पे वो इस चीज़ का डिसीजन देता है कि यहाँ पे कंपनी और उसके शेयर होल्डर दोनों को सेम पर्सन माना जाएगा और इनकी जो सेपरेशन की व्हील है, यानी कि इन दोनों को अलग करने का जो पर्दा है उसको उठा दिया जाएगा. इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जहाँ पे मेंबर्स को और कंपनी को दोनों को सेम पर्सन ट्रीट करते हैं. और ये डिसीज़न कौन देता है? ये डिसीज़न कोर्ट देता है कि कहाँ पे इन दोनों को सेम पर्सन ट्रीट किया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे कोर्ट जो है कॉर्पोरेट व्हील को हटा देता है, यानी कॉर्पोरेट व्हील को उठा देता है. कुछ द कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील व्हेन कंपनी ट्राई टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन. कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को हटा सकता है अगर कंपनी अपनी कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर रही है. व्हेन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी इज टू बी डिटरमाइंड, जहाँ पे हमें कंपनी का कैरेक्टर बताना है कि कंपनी किसी एनिमी कंट्री से बिलोंग करती है या नहीं करती है. अगर हमें ये देखना है कि कंपनी किसी एनिमी कंट्री से बिलोंग करती है या नहीं करती है तो हम पहले ये देखेंगे जो उसके मेंबर्स हैं क्या वो किसी एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं. अगर मेंबर्स एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो हम ये मानेंगे कि जो कंपनी है वो भी किसी एनिमी कंट्री से ही बिलोंग करती है. वेयर अ फ्रॉड इज़ टू बी सस्पेक्टेड, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है तो भी हम कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों को सेम मानेंगे. लाइबिलिटी के प्रोविजंस भी दोनों के लिए हैं, कंपनी के लिए भी और मेंबर्स के लिए भी, दोनों के लिए हैं फ्रॉड के केस में. वेयर इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर कंपनी जो है वो टैक्स इवेजन कर रही है, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी कर रही है, टैक्स की बचत कर रही है, तो भी हम कंपनी और उसके मेंबर्स को सेम पर्सन मानेंगे. हम मानेंगे कि जो है वो टैक्स की सेविंग कंपनी नहीं बल्कि उसके मेंबर्स करना चाह रहे हैं, वहाँ पे दोनों को सेम माना जाएगा. अगर वो टैक्स इवेजन कर रहे हैं तो टैक्स इवेजन के पर्पज़ के लिए दोनों को सेम माना जाएगा. कंपनी एक्ट एज एन एजेंट, अगर कंपनी अपने मेंबर्स का एज एन एजेंट वर्क कर रही है तो भी हम दोनों को एक ही माना जाएगा. वेयर द पब्लिक पॉलिसीज़ टू बी प्रोटेक्टेड, अगर कंपनी कोई ऐसा एक्ट कर रही है जो कि पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है तो कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों को सेम माना जाएगा. ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स ख़त्म होता है. हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है ये। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इट हैज़ टू बी filled with the registrar of the companies during the process of incorporating the company। कंपनी को इसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम, तो हमें मेमोरेंडम जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल करना होता है। इट इज़ द डॉक्यूमेंट रेगुलेटिंग एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये जो है कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स को रेगुलेट करता है। इट प्रोवाइड द लिमिट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द एरिया ऑफ कंपनी। कंपनी के ऑपरेशनल एरियाज़ को लिमिट करता है। क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज। इसमें कंपनी का नाम आएगा। द नेम ऑफ द कंपनी विद अ वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी और वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो कंपनी का नाम है वो लिमिटेड वर्ड के साथ एंड होगा अगर पब्लिक कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड होगा अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। The name stated in the memorandum shall not be identical with or resemble too nearly the name of an existing company registered under this act or under any previous company law। जो भी नाम मेमोरेंडम के अंदर लिखा होगा वो किसी भी दूसरी कंपनी के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और ना ही किसी दूसरी कंपनी के साथ सेम होना चाहिए। किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ ना तो सेम होना चाहिए और ना ही उससे मिलता जुलता होना चाहिए। रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता। दोनों के नाम में क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट बी सच दैट इट्स यूज्ड बाय द कंपनी विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। कंपनी के मेमोरेंडम में जो नाम लिखा गया है कंपनी का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम उसका यूज़ करें तो वो किसी भी लॉ के अंदर अपराध माना जाए। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, तो वो किसी भी लॉ के अंदर ऑफेंस नहीं होना चाहिए। इज़ अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ना ही नाम ऐसा होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन के हिसाब से वो अनडिज़ायरेबल। ऑब्जेक्ट क्लॉज, इट कंटेन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड। इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं जिनके लिए हमने कंपनी को बनाया है। एंड देयरफॉर आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। और ये बताता है कि कंपनी की कौन कौन से काम कर सकती है और कौन कौन से काम नहीं कर सकती। ये बताता है कि कंपनी की एक्शंस कहाँ तक लिमिटेड हैं। इट इनेबल्स द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट इट्स पावर आर एंड व्हाट एक्टिविटी इट कैन एंगेज इन। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को ये बताता है और उन सभी पर्सन को जो कंपनी के साथ डील करते हैं कि कंपनी की पावर्स क्या क्या हैं और कंपनी किन किन कामों में इंगेज हो सकती है, किन किन बिजनेसेस में कंपनी इंगेज हो सकती है। द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड वॉट रिस्क ही इज़ टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। और ऑब्जेक्ट क्लॉज की हेल्प से जो शेयर होल्डर हैं वो जान सकते हैं कि उनका पैसा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और वो क्या रिस्क टेक कर रहे हैं कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, उनके ऊपर कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं। नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। दिस क्लॉज प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये क्लॉज बताएगा कि जो कंपनी की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड। एंड ऑल्सो स्टेट इन केस ऑफ अ कंपनी limited by shares that the liability of its member is limited to the amount unpaid if any on the shares held by them। अगर कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी उनकी शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक ही लिमिटेड होगी। उससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो सिर्फ उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे जितना उनके शेयर्स के ऊपर अनपेड है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी the amount which each member undertake to contribute to the assets of the company in the event of being wound up। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके मेंबर्स जो हैं वो उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे वाइंडिंग अप के केसेस में जितना उन्होंने पहले से एग्री किया हुआ होगा। while he is a member or within 1 year after he ceased to be the member। अगर वो वाइंडिंग अप के केसेस में मेंबर हैं और अगर कंपनी
को उन्होंने 1 साल पहले छोड़ दिया है, यानी कि अभी 1 साल नहीं हुआ है, विद इन 1 ईयर उन्होंने कंपनी को छोड़ा है और कंपनी वाइंडिंग अप के केसेस में आ गई है और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो उन मेंबर्स से भी पैसा मंगाया जाएगा जो मेंबर्स कंपनी को छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी उनको कंपनी को छोड़े हुए 1 साल नहीं हुआ है। फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी के डेप्ट और लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज डोमिसाइल और रजिस्टर्ड क्लॉज। The name of federal state is mentioned where registered office of the company is to be situated. Domicile और registered office clause वो होता है जिसके अंदर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मेंशन होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस इज परमानेंट एड्रेस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कंपनी का परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे कंपनी कोई भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को रिसीव करती है। इट इज़ द रेजिडेंस ऑफ कंपनी। कंपनी का रेजिडेंस होता है जहाँ पे उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं और जहाँ पे वो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रिसीव करती है। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज, दिस क्लॉज लिस्ट डाउन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टोटल कैपिटल हेल्ड बाय अ प्रपोज कंपनी। कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी की कैपिटल लिखी जाती है जो कंपनी हेल्ड करेगी। द अमाउंट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसका अमाउंट को कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बोला जाएगा। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1)(e), देयर शैल बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. Memorandum and articles of the company duly signed by all the subscriber to the memorandum in such manner as may be prescribed in Rule 13 of the Companies Rule 2014. एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज कहता है कि जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं वो ड्यूली साइंड होनी चाहिए बाय द सब्सक्राइबर्स, और उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि सब्सक्राइबर ने जो एग्री किए हैं शेयर्स परचेज़ करने के लिए उन्होंने वो परचेज़ कर लिए हैं और उन्होंने कितने शेयर परचेज़ करें ये भी लिखा हुआ होना चाहिए, और इन्हें हमें फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करना होता है जिसकी जुरिडिक्शन में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस आता है। जहाँ पे हम कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में हमें ये सबमिट करने होते हैं। नॉमिनेशन क्लॉज, स्टूडेंट्स ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के केसेस में नहीं होता, ये सिर्फ 1% कंपनी के केस में ये वाला क्लॉज होता है मेमोरेंडम में। दिस क्लॉज इन केस ऑफ 1% कंपनी कवर द नेम ऑफ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। इस क्लॉज के अंदर नॉमिनी का नाम लिखा हुआ होता है जो सब्सक्राइबर की डेथ के केस में कंपनी का मेंबर बन जाएगा। नॉमिनेशन क्लॉज के अंदर नॉमिनी का नाम होता है और ये क्लॉज सिर्फ 1% कंपनी के केसेस में मेमोरेंडम के अंदर होता है, बाकी किसी और कंपनी के केसेस में नॉमिनेशन क्लॉज नहीं होता है। सो आपके दोनों टॉपिक कवर होते हैं इसमें, कॉर्पोरेट वील भी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट भी कवर होता है। स्टूडेंट्स बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।